बरेली में वर्ष 1950 में जन्मे इतिहास एवं योग में परास्नातक उत्तर प्रदेश शासन में संयुक्त सचिव के पद से अक्टूबर 2011 में सेवानिवृत्त फोटोग्राफी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने वाले जेपी शर्मा अनेक पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। शर्मा जी ने न सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैमरे की नजर से और बुद्ध के पद चिन्हों पर टाइटल से लखनऊ, दिल्ली, बरेली, कांगड़ा, कुशीनगर और गोवा में एकल फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया, बल्कि विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर उनके लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। बौद्ध धर्म की गवेषणा के लिए नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया और बांग्लादेश की यात्रा भी की। शर्मा जी निकट भविष्य में अन्य दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने की योजना भी बना रहे हैं। शर्मा जी वर्ष 1980 से नियमित योगाभ्यास तो करते ही हैं, साथ ही वर्ष 2016 से दिव्य ज्योति योग साधना केंद्र गोमती नगर लखनऊ का सफलतापूर्वक संचालन भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए नियमित योगाभ्यास की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। पूरी ऊर्जा और तत्परता के साथ समय समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एवं राज्य ललित कला अकादमी कैसरबाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए योगाभ्यास सत्रों का संचालन भी करते रहते हैं। आप किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ब्रेस्ट कैंसर विभाग में आसान प्राणायाम के जरिए महिलाओं के रोग के निदान विषय पर चर्चा के अतिरिक्त मुंबई, लखनऊ, देहरादून, लंदन एवं साओ पोलो के लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु नियमित ऑनलाइन योगाभ्यास सत्र का संचालन भी करते रहते हैं। वर्ष 2023 से जेपी शर्मा जी श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में शोध कार्य का अनुश्रवण कर रहे हैं। पेन डाउन के सभी दर्शकों को आलोक का नमस्कार। आज चाय विथ आलोक कार्यक्रम में मेरे साथ जेपी शर्मा जी हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त सचिव के जिम्मेदार पद पर रहते हुए आपने अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन किया और साथ ही आपने जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए भी बहुत काम किया। तो जेपी शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा पहला आपसे एक प्रश्न है और एक जिज्ञासा ही समझिए कि आपको योग में रुचि कैसे हुई?
उच्चतम योग है। दूसरा उन्होंने गीता में यही कहा है, योग कर्मस कौशलम, कार्य में कुशलता ही योग है। और दूसरे और इसके लय योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन सब योग में ही हैं, योग में ही समाहित हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ, कि आप कोविड के दौरान भी आप काफ़ी एक्टिव थे। लोगों को उस समय लोग बहुत डिप्रेस थे, परेशान थे, तो उस समय भी आप लोगों को योगा सिखा रहे थे, योग सिखा रहे थे। तो क्या उस समय आपने कुछ स्पेशल तरीके बताए थे लोगों को अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या मोटिवेट करने के लिए? जी, मैं वैसे तो योग सेंटर चलाता हूं और लोग समय समय पर आते रहते हैं, योग करते हैं। कोई 3 महीने, 6 महीने, साल भर, कुछ लोग मेरे साथ पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और कोविड में चूँकि सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गए, आपस में मिलना जुलना बंद हो गया, तो कुछ मेरे जो योग करने वाले लोग थे उन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब अब कैसे करें। तो मैंने कहा कि या आजकल तो आधुनिक युग है, आप स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, जूम पे योग कर सकते हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई और इस समय मेरी 4 क्लासेज जो हैं वो चलती रहें। एक क्लास चलती है सुबह में, बॉम्बे के मिस्टर पारिक हैं, उनके लिए मैं योग सिखाता हूँ 1 घंटे का। दोपहर में मेरी एक क्लास चलती है, जब यहाँ पे 12:30 बजते हैं, तब लंदन में उस समय 7:30 बजते हैं, तो उसके हिसाब से कराता हूँ। कभी कभी एक योग साधक हैं, वो साओ पोलो जाती हैं, तो उनको मैं कराता हूँ। जब यहाँ शाम के 4:30 बजते हैं, तब वहाँ सुबह के 8 बजे होते हैं। तो पूरा दिन ही पूरे विश्व में ही योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। बाकी लोग, कोविड के दौरान मैंने जितने भी मेरे यहाँ योग करने लोग आते थे, मैंने सभी को फ़ोन किया, लगभग 150 लोगों को फ़ोन किया कि आप कैसे हैं। उसमें से केवल 15 लोगों ने ये कहा कि उनको कोविड हुआ है। अच्छा। और वो सभी 15 लोग रिकवर कर गए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि जी लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस ही चला गया था, और अगर कोई उनको कॉन्फिडेंस दे दे तो वो जी उठे। यही सच्चाई है। इसमें एक और आसन सहायक हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि उनको ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर्स भी टीवी पे बोलते थे कि प्रोन पोस्चर में आइए, तो प्रोन पोस्चर लोग समझ नहीं पाते थे। जिन्होंने योग किया था, मैं उनको बोलता था कि आप जो है मकरासन में लेटिए, हाथ के ऊपर हाथ रखिए, ठुड्डी उस पर रखिए और पैरों के बीच में गैप कर लीजिए, पैर सीधे रहेंगे। इस पोस्चर में लंग्स डायलेट हो जाते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक अपने आप ही बढ़ जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और कई लोगों ने जिनको कोविड हुआ, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि इस पोस्चर में लेटने से उनको बहुत आराम मिला। बहुत अच्छी बात। तो हम कह सकते हैं कि योग से बीमारियों को भी क्योर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, योग से सारी बीमारियां तो नहीं क्योर की जा सकती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि योग ही प्रभावी है, और उसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद कोई भी काम नहीं आता है। जैसे आपके जोड़ों की दर्द है, मसल्स की प्रॉब्लम है, इसमें डॉक्टर्स आपको पेन किलर देंगे, उनका अस्थायी प्रभाव होगा। लेकिन योग से जब आप करेंगे, कुछ आसन हैं, लेकिन किसी कुशल योग शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, नहीं तो लाभ होने के बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है और निश्चित फ़ायदा होता है। दूसरा ये लाभ ये है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी। अगर बीमार पड़ते भी हैं तो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। आपके उत्तर से ही एक मेरे मन में प्रश्न एक आया जी कि आज कल के दौर में ये कहा, सब लोग यही कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, और जो ये पैसे कमाने की अंधी दौड़ चली आ रही, लोग उसी में व्यस्त हैं। तो क्या हम कुछ सरल रूप में लोगों को योगा कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या उनको कुछ बता सकते हैं कि आप 5 मिनट 10 मिनट यही कर लीजिए, यही आपके लिए सफिशिएंट है? भाई, अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भी लगे रहिए, लेकिन 5-10 मिनट अपने लिए निकालिए, और ये सरल रूप से ये कुछ पोस्चर हैं या कुछ ध्यान है जो आप कर लीजिए। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, पैसा भी आप तभी कमा सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते, आप अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकते। और कहा गया है कि जब आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे कृष्ण, मैंने अभी उदाहरण दिया कि कृष्ण ने कहा कि योग कर्मस कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। और जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे से आप 2 मिनट निकालिए,
तो कितना हो गया, 1 घंटा आपको मिल गया। बिल्कुल। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ब्रश करने जाते हैं, सुबह उठते हैं बाथरूम में, या नहाने जाते हैं, उसमें कुछ टाइम देते हैं। और सबसे आसान तरीका है, आप अपने दफ्तर जाते हैं, दफ्तर जाने के लिए आप जो हैं 8:30 जाते हैं, 9 बजे जाते हैं। सुबह आप उठते हैं 7 बजे उठते हैं, तो 7 बजे के बजाय आप 6:30 बजे उठ जाइए। 6 बजे उठते हैं तो आप 5:30 उठ जाइए। आधा घंटा आपको मिल जाएगा। तो आधा घंटा भी अगर आप रोज़ाना अपने शरीर को देंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे और आप धनोपार्जन और अधिक मात्रा में कर पाएंगे, स्वस्थ होंगे। और उसको धन को जो कमा रहे हैं उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। जी। जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था कि आप बहुत ही जिम्मेदारी भरे पद पे थे संयुक्त सचिव के, लेकिन इतने अपने व्यस्त समय में भी आपने कैसे योग के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों तक योग को पहुंचाने के लिए, कि कैसे आपने उसके लिए समय निकाला और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि मुझे अपने रेगुलर एक वर्किंग आवर्स के बाद भी जो है लोगों तक योग को पहुंचाना है? योग को पहुंचाने के लिए मुझे जो समय मिला वो जब मैं विशेष खंड में निवास करने लगा 2000 में, तो इस पार्क में जिसमें मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी पार्क में हम योग करते थे। और 1-2 लोग आते थे, वो भी करते थे। धीरे धीरे परिचय हुआ, साथ में करने लगे। फिर ये हुआ कि एक ग्रुप बन गया और 15-20 लोग, और उसमें महिलाएं भी शामिल थी, सभी लोग योग करने लगे। तो सुबह को आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, केवल आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो क्या एज योग में बाधक नहीं होती है? योग में एज कोई बाधक नहीं है। 8 साल की उम्र से लेकर के 100 साल की उम्र तक योग किया जा सकता है। जितना जल्दी योग को शुरू करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, और आखिर एडवांस एज में भी, आपकी बढ़ती उम्र में भी आपको छड़ी की या किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो किसी ने बताया कि जो पार्क है, इस पार्क का नाम तो हम देख रहे हैं कि योग पार्क है। किसी ने मुझे बताया कि ये इसका नाम योग पार्क रखने में भी जो है वो आप ही का उसमें श्रेय जाता है आपको, कि आपने क्या, तो कैसे लोग तैयार हो गए कि इसका नाम योग पार्क रखा जाए? एलडीए तैयार हो गया, विकास प्राधिकरण एलडीए भी तैयार हो गया। हम यहाँ विशेष खंड के उत्थान के लिए एक समिति बनी हुई, विशेष खंड कल्याण समिति। हमने उसमें प्रस्ताव रखा, सभी पार्कों के नाम रखे। चूँकि यहाँ पे योग होता था, योग कराते थे, इसलिए इस पार्क का नाम योग पार्क रख दिया गया। और जो लखनऊ में काफ़ी दूर दूर तक जो है प्रसिद्ध है योग पार्क के नाम से। आप कई ऐसी कम्युनिटीज़ में भी जाते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं या लोग हैं, उनके बीच में भी जाते हैं, उनको भी निःशुल्क आप योग सिखाते हैं। तो इस तरह से ये करने की प्रेरणा या सोच कैसे आपके मन में है? और बहुत सारे लोगों से मैं मिला, ऐसे बच्चों से जो आपके द्वारा जो उनको योग सिखाया गया रेगुलरली, उससे उनको बहुत लाभ मिला। वैसे तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो मुफ्त में दी जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे वंचित वर्ग के लोग भी हैं जिनके पास वो साधन नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सकें। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि कोई योग्य अगर हैं, इच्छुक हैं, योग करने की इच्छा है, शरीर को अपने स्वस्थ रखने की इच्छा है, तो मैं उन लोगों को निःशुल्क भी योग सिखाता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ जो मैंने आपके प्रोफाइल में देखी और बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि आपको फोटोग्राफी का भी शौक है, और आपने बहुत सारी यात्राएं भी की हैं, खाली देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी। तो थोड़ा सा अपनी फोटोग्राफी के शौक के बारे में और अपनी यात्राओं के बारे में हम लोग को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रकृति जो है, सभी चीज़ जो है नश्वर हैं। एक फूल गुलाब का आज खिलता है, 2 दिन रहेगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी पिक्चर लेते हैं वो वर्षों तक रहेगा जी। नश्वर तो वो भी है, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाएगी। तो मुझे प्रकृति से प्रेरणा मिली कि मैं कुछ अच्छे दृश्य हैं, जो बहुत से लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं, तो मैं उन जगह जाऊं, उन चीज़ों की फ़ोटो लूं और लोगों तक पहुंचाऊं। इसी क्रम में मैंने पूरे भारतवर्ष का लगभग भ्रमण किया है। लगभग मैं कह सकता हूं, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन भ्रमण किया है। और मैंने एक प्रदर्शनी लगाई थी अक्टूबर 2012 में, कश्मीर से कन्याकुमारी कैमरे की नज़र से।
अरे वाह, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। बहुत एक प्रदर्शनी मैंने लगाई थी बुद्ध के पद चिन्ह पे। मैं समझता हूँ मैं आपका अगला प्रश्न यही होगा बुद्ध के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रदर्शनी मैंने लखनऊ में लगाई थी, जिसको उस समय के वन मंत्री थे कुंवर फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया था। और उसी प्रदर्शनी को मैं दिल्ली में ले गया था, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। वहाँ पर डॉक्टर कर्ण सिंह ने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। फेसबुक पे मैंने थोड़ा सा आपका प्रोफाइल देखा था, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा अगला क्वेश्चन वही होगा। तो मैंने देखा कि जो आप जिन कंट्रीज़ को भी आपने विजिट किया, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ आप गए, लेकिन कंबोडिया, वियतनाम, वो कुछ ऐसी कंट्री थी जहाँ पे बौद्ध विचार जो है वो जी जी। ज़्यादा आगे है। तो कुछ बताएं हमें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आप गए हैं। अब मैं जब इतिहास में एमए कर रहा था तो मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा, और तभी उसी समय से मेरी इच्छा जागृत हुई कि बुद्ध से संबंधित जानकारी मैं इकट्ठी करूं। तो भारतवर्ष में 11 जगह हैं जहां पर कि बुद्ध गए, और अभी भी वहां कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। एक पहला जो स्थल है वो लुम्बिनी है, जो भारत और नेपाल की सीमा पे तराई में है। उसके बाद कपिलवस्तु है, बोध गया है, सारनाथ है, संकिसा है, श्रावस्ती है, राजगीर है। इन सभी की मैंने यात्रा की। तो ये तो बुद्ध जो भारत में जहाँ जहाँ गए उनके बारे में है। बुद्ध धर्म जो है वो यहाँ से श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, म्यांमार गया, कंबोडिया गया, वियतनाम गया। तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं यहाँ भी देखूं। मेरी 2 पुस्तकें अभी तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक पुस्तक है फुटप्रिंट्स ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर, जहाँ पर मैंने सारी जानकारी दी है 11 प्लेसेस के बारे में, फोटोग्राफ्स के साथ में। दूसरी पुस्तक है वो काफ़ी पॉपुलर हुई, तो लोगों ने मुझे कहा कि बोध गया पे एक किताब लिख दीजिए। तो मैंने बोध गया पे एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, बोध गया लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट। वो बोध गया में सारनाथ में अवेलेबल है, और फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी उसकी प्रतियाँ अवेलेबल है। बोध गया में ही फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ जो बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो हिंदी में कुछ चाहिए। तो फिर मैंने एक पुस्तक जो है उसी का लगभग अनुवाद जो है वो बोध गया ज्ञान भूमि के नाम से 2023 में प्रकाशित की है, और तीनों ही किताबें उपलब्ध हैं। बहुत अच्छी बात। तो ऐसा हमें लगता है कि इस विषय पे तो एक अलग टॉपिक हम लोग का चलना चाहिए। जी जी। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, और ये ज़रूर हम लोग ये पुस्तकें लेंगे, पढ़ेंगे, कुछ इससे सीखेंगे। आप क्या हमारे दर्शकों को कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं, चलते चलते कुछ बताना चाहते हैं, उन्हें प्रेरणा देना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं? मैं सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन से अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समय ज़रूर निकालें। हफ्ते में रोज़ाना निकालें, नहीं निकाल पाते हैं तो हफ्ते में 4 से 5 दिन योग करें। योग करने से एक तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका जो पैसा दवाइयों पे, अस्पतालों में खर्च होगा वो आप अपने शौक पे खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपके जितने भी साधन है और धर्म है वो सब शरीर है। तो शरीर आपका स्वस्थ नहीं है, आप 5 स्टार में रहते हैं, पैर में आपके कांटा लगा है, तो आपका सारा ध्यान कांटे पे होगा, 5 स्टार फैसिलिटीज पे नहीं होगा। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और शरीर के स्वस्थ होने के बारे में एक सुश्रुत ने कहा है, उन्होंने कहा कि सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्र मना स्वस्थ इद विधीयते। जिसकी अग्नियाँ सम है, आपका क्या है, शरीर का तापमान एक निश्चित होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो बुखार होगा, कम होगा तो हाथ पैर ठंड होंगे। तो सम अग्नि सम धातु, जो आपकी मांस है, मेद है, मज्जा है, वो सम होनी चाहिए। बात पित्त कफ सम होने चाहिए। तो ये सारी जब स्थिति सम होती हैं, आपका मल मूत्र का निष्कासन जो है वो समय से होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। कहीं भी कुछ रुक जाता है तो मालूम है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसका ध्यान रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों के लिए। मुझे और अगर कहीं किसी भी दर्शक को कोई आवश्यकता है मेरी सहायता की, योग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं हर समय उपलब्ध हूँ। मैं कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता।
और अगर कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो मैं कॉल बैक अवश्य करता हूँ। धन्यवाद आपके लिए, आपकी टीम के लिए भी। चाय विथ आलोक में आज हमारे साथ शर्मा जी थे, योगा गुरु, योग गुरु और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति। आपका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और आज इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद और पेन डाउन के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।